Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। कल का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड नहीं हो पाया था, आपको मालूम होगा तो क्यों नहीं हो पाया था अभी मैं आपको बताऊंगा। बट बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गैम्बिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो कल वाला द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो क्यों नहीं अपलोड हो पाया था। ठीक है, आपको भी वो चीज़ें यहाँ पर अपने लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट करनी है। वो ये हुआ कि मैं लगभग पिछले 1-1.5 महीने से एवरी मंथ स्लीप साइकिल को फॉलो कर रहा था। एवरी मंथ स्लीप साइकिल के बारे में आई होप आप लोगों को मालूम होगा। इसके अंदर क्या होता है, मतलब 24 आवर्स में से लगभग 4 आवर्स ही यहाँ पर सोना होता है। उसमें से जैसे कि मतलब 3 घंटे एक साथ स्लीप ले लिया आपने, फिर उसके बाद पूरे दिन में 20-20 मिनट्स की स्लीप ले लेते हैं। तो मैं काफ़ी लंबे समय से इसको फॉलो करता हुआ आ रहा था, लेकिन कल मतलब ये चीज़ मुझे सूट कर नहीं रही थी मतलब कुछ दिनों से। तो उसके बाद कल कुछ ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थी, काफ़ी हेडेक बढ़ चुका था। तो कल पूरे दिन रेस्ट ही किया है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में, तो मतलब कि पूरा दिन रेस्ट में निकल गया। उसकी वजह से मैं यहाँ पर कल कोई वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। तो जो भी जितना भी आपका पिछला करंट अफेयर रह गया या फिर पिछला ये जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, मतलब कल वाला जो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस रह गया था, वो सारी चीज़ें मैं एडअप करता रहूँगा। वो सब चीज़ें मैं आगे आप लोगों को यहाँ पे कवर कर दूंगा। ओके, कुछ भी आपका करंट अफेयर पिछला या फिर कोई भी आपका ये आर्टिकल जो भी द हिंदू का है वो पिछला नहीं रह जाएगा, चाहे वो एडिटोरियल हो चाहे कुछ भी हो, वो कवर करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं कवर कर दूंगा उसको। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं जो है उसको कवर करने वाला हूँ। नाउ यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने पहले आर्टिकल की तरफ। तो ये पहला आर्टिकल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये आर्टिकल के अंदर जो चीज़ है ना वो है सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट। अब ये जो सेक्शन 66A है ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से बोलें तो ये भी सही नहीं होगा, मतलब पिछले काफ़ी दिनों से ये चर्चा में है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्ट को लेकर क्वेश्चन किया है कि देखो ये जो केसेस है ना इसके कम नहीं हो रहे हैं। अब मतलब क्या है इसका, देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक से समझाता हूँ ताकि आर्टिकल पूरा क्लियर हो जाए। अभी क्या हो रहा है, देखो ये जो सेक्शन 66A है ऑफ द IT एक्ट, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या सारी चीज़ें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे, डोंट वरी। बट हुआ क्या था, इस सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट को हुआ क्या था, साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, बोल दिया था ये असंवैधानिक है बिल्कुल, ठीक है, इसका यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 2015 के बाद से लगभग 2021 तक देखें तो यूज़ इसका बहुत ज़्यादा हुआ है। तो उसी वजह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेट से कि हाँ भाई ये कैसे इस्तेमाल किया गया है या फिर किस प्रकार से इसका यूज़ हुआ है सेक्शन 66 ऑफ द IT एक्ट का। ठीक है, तो उसी को लेकर यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। बहुत सारे सिटीजन्स को जो है इस एक्ट के अंदर बुक किया गया है। पहले हम लोग इस एक्ट को समझेंगे, फिर इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्ट है ना, ये बेसिकली जो आर्टिकल है या फिर आप कह सकते हो जो एक्ट है, ये आपका GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस GS पेपर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से आप लोग इसको ईजिली रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अब ये पिछले कुछ दिनों पहले आया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है सेंटर को और बोला यह है कि जो सेक्शन 66A है ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसको यहाँ पर स्क्रैप डाउन कर दिया गया था बहुत साल पहले ही। लेकिन स्क्रैप डाउन करने के बाद भी क्या हुआ है, बहुत सारे केसेस अभी भी यहाँ पर सेक्शन 66A के अंदर चार्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ों का वायलेशन भी हो रहा है। क्या क्या होगा वो सब देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पहले सेक्शन 66A एग्जैक्टली क्या है। तो ये पावर देता है पुलिसमैन को, ठीक है, कि पुलिसमैन के पास पावर आएगी, पुलिस के पास पावर आएगी कि वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं
अब यहाँ पर किस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा? जिस व्यक्ति ने ऑफेंसिव या फिर मेनेसिंग पर्पस से कोई मैसेज वगैरह जारी किया है, मतलब कोई मैसेज सेंड कर दिया है कंप्यूटर से या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस से, जैसा कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट हो गया, ठीक है, कोई से भी यहाँ पर कोई भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस हो गया, वहाँ से मैसेज भेज दिया है, ठीक है, और वो मैसेज आप कह सकते हो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या फिर कुछ इस प्रकार का मैसेज है, ऑफेंसिव मैसेज है, ठीक है। अब देखो ऑफेंसिव जो वर्ड है ना, ये ऑफेंसिव ही इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं किया गया है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। ये ऑफेंसिव वर्ड अपने आप में एक्सप्लेन नहीं किया गया इसके अंदर। तो यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर ये चर्चा है कि कोई भी व्यक्ति अगर मैसेज करता है यहाँ पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस से, तो फिर उसको यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो ऐसे अरेस्ट करना, ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लोग अरेस्ट कर रहे हो जिस चीज़ को आपने सही से एक्सप्लेन भी नहीं कर रखा है, तो ये क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 21, इन दोनों का ही यहाँ पर वायलेशन होगा, ठीक है। आर्टिकल 19 बोलता है फ्री स्पीच, हमें खुलकर बोलने का हक है, फ्रीडम है हमारे पास बोलने का। देन उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का हक है हमारे पास। तो ये सारी आर्टिकल्स जो है हम लोगों को ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, तो यहाँ पर इनका कहीं ना कहीं वायलेशन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना। अब जो ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हो, पिक्चर बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट है, ये पेनलाइज करता है ऑफेंसिव मैसेजेस को। मैंने आपको बता दिया, पेनल्टी वगैरह लग जाती है, प्लस यहाँ पे सज़ा मिलती है जो भी अगर ऑफेंसिव मैसेज ये क्रिएट करता है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू। लेकिन अब क्या है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि इसके अंदर ये इस ऑफेंसिव वर्ड को ही अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो है इसका यहाँ पर कुछ टाइमलाइन दे रखी है, कब इसको एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर, फिर इसको लाया गया, कब यहाँ पे लागू हुआ। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। साल 2015 जो है ये चर्चा में है। साल 2015 में क्या हुआ था एग्जैक्टली, एक केस हो गया था जिसका नाम था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सेक्शन 66 है, ये पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आगे इसका इस्तेमाल ना ही हो तो ही बेटर है। लेकिन हुआ क्या है कि इस केस, ये जो सेक्शन है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और बहुत सारे लोगों को इसके अंडर में चार्ज किया गया है। केस काउंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अगस्त 2000, मैं बात करता हूँ 2 अगस्त यानी कल की डेट तक, जो 2 अगस्त 2021 तक जो टोटल केसेस हैं इस एक्ट के अंडर में, वो है 1988 केसेस, ठीक है। जिसके अंदर से आप कह सकते हो ये सारे रजिस्टर करे गए इस एक्ट के अंदर, जिसमें से जो 681 केसेस यानी 681 है वो रजिस्टर करे गए हैं जजमेंट से पहले, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला, इससे पहले जो है यहाँ पर एक तरीके से रजिस्टर करे गए थे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 307 जो केसेस हैं वो यहाँ पर उसके बाद रजिस्टर करे गए। तो आप समझ सकते हो जजमेंट से पहले, जजमेंट के बाद यहाँ पर केसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट यहाँ पर केसेस और बढ़ चुके हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना। नोट्स वगैरह जो भी है, मैं आज जहाँ तक मेरी कोशिश होगी मैं सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और जैसे मैंने बताया है 15 अगस्त के बाद से आपके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाने वाला हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर है नेक्स्ट आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही है, असम और मिजोरम के बीच में एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। आई होप आप लोगों को मालूम होगा, हमने डिस्कशन भी किया है इसके बारे में। तो 26 जुलाई को ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, एक दूसरे के ऊपर जो FIR होती है वो दर्ज करवाई गई है। अब क्या हुआ, ये सब FIR दर्ज करवाने के बाद जो ये असम है, असम ने इन केसेस को वापस से ले लिया है, जो भी यहाँ पर एक केसेस लगाए गए थे मिजोरम MPs के ऊपर, ठीक है। जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने जो है ट्वीट किया और साथ ही साथ आप कह सकते हो जो भी केसेस वगैरह थे वो वापस से ले लिए हैं। उसी प्रकार से जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जोरमथांगा, इन्होंने भी वैसे यहाँ पे काम किया। इन्होंने भी जो है एक तरीके से अपने जो भी FIR वगैरह थे वो सब विड्रॉ कर लिए हैं। तो यहाँ पर ये विड्रॉ करे गए हैं। कहीं ना कहीं देखेंगे डिस्प्यूट किस प्रकार से सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। फिलहाल अभी ये जो डिस्प्यूट है ये जारी रहने वाला है, ये कोई नया डिस्प्यूट नहीं है, ये जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर ये डिस्प्यूट पूरा का पूरा चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। क्या होता है डिस्प्यूट एग्जैक्टली, तो इसके ऊपर मैं और भी यहाँ पर आर्टिकल्स लाने की कोशिश करूँगा और भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो नोट्स वगैरह वो मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। अभी यहाँ पर डिस्प्यूट के बारे में चर्चा फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो मैं आपको फिलहाल जो आर्टिकल के अंदर है वही बता रहा हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यह आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस आर्टिकल के अंदर चर्चा ये हो रही है, लगभग आप कह सकते हो कि जो जुलाई का एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो भी हमने यहाँ से सामान अपनी कंट्री से
दूसरी कंट्री में भेजा है। ऑब्वियस सी बात है, जब अपनी कंट्री से हम लोग दूसरी कंट्री में सामान को भेजेंगे तो वहाँ से हमारी अर्निंग भी अच्छी होगी, जैसे जैसे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगा। तो बोला यह गया जो एक्सपोर्ट है वो प्री कोविड लेवल से ज़्यादा देखने को मिला है जुलाई का एक्सपोर्ट, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। मतलब कोरोना टाइम पहले से जो है जो हमारा एक्सपोर्ट चलता था उससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है हमारा जुलाई के टाइम पर। और ये जो आप कह सकते हो जो एक्सपोर्ट है लगभग $35 बिलियन का यहाँ पे बताया जा रहा है। 34% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और ये जो इतना बिजनेस एक तरीके से जो एक्सपोर्ट हुआ है ये आप कह सकते हो 2019 से भी ज़्यादा, 2019 का जुलाई के महीने से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया है हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो ट्रेड डेफिसिट, हालांकि हम लोगों ने देखा ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट फिर भी जो भी हमारा एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। प्लस यहाँ पर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी हमारा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अगर हम जून के डेटा की बात करें तो जून के अंदर भी यहाँ पर इतना एक्सपोर्ट नहीं था जितना जुलाई में है, बट जून के अंदर भी इंपोर्ट वगैरह था वो काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें पैंडेमिक के अंदर ये थोड़ा सा एक अच्छी बात सी देखने को मिली है। देखते हैं आने वाले टाइम पर किस प्रकार से ये चीज़ें मेंटेन रहती हैं, किस प्रकार से हम लोग इन एक्सपोर्ट्स को क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि लगभग अब की बार हम लोग क्या करें, हमने एक टारगेट सेट कर रखा है $400 बिलियन का, ठीक है। $400 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट करने का टारगेट कर रखा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये टारगेट अब की बार अचीव हो जाए और होना भी चाहिए। तो उसके बारे में एक छोटा सा ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल दे रखा है, इस वाले आर्टिकल को आगे न्यूज़पेपर में काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है। मैं वहाँ पर इसको अच्छे से बताने वाला हूँ। कौन से पेज नंबर पर इसको कवर किया है तो आप देख पाओगे, पेज नंबर 9 पर इसकी डिटेल्स को कवर किया है। तो वहाँ पर हम लोग एक एक डिटेल को कवर करेंगे, यहाँ पर इसको कवर करने से कोई फ़ायदा है नहीं। देन उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी हुआ क्या है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक पोर्ट्रेट को अनवील किया गया। एक पोर्ट्रेट जो है आप कह सकते हो कि इसको यहाँ पे दिखाया गया है पोर्ट्रेट। अब ये पोर्ट्रेट किनका है, इनका नाम है करुणानिधि पोर्ट्रेट, ठीक है। एक तरीके से करुणानिधि का जो पोर्ट्रेट है इसको अनवील किया गया असेंबली के अंदर। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने एक तरीके से इस पोर्ट्रेट के अनवील के साथ साथ एक तरीके से बोला यह है जो तमिलनाडु का लेजिस्लेचर है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 100 सालों के अंदर, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट ने बोला यह है कि देखो मंडे के अंदर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए कि जो पहले मद्रास लेजिस्लेचर हुआ करता था इसने एक तरीके से डेमोक्रेटिक फोरम की बीज बोई हैं और एक तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे डेमोक्रेटिक फोरम के अंदर। इन्होंने बोले बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है तब से लाए गए हैं। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट तब लाया गया था, ठीक है। आप कह सकते हो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट का जड़ है वो वही लेजिस्लेचर है, मद्रास लेजिस्लेचर के थ्रू यहाँ पर देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला कि देखो बहुत सारी चीज़ें थी जो इनको अबॉलिश किया गया, जैसे कि जो देवदासी सिस्टम हो गया, ठीक है, विडो रिमैरिज सिस्टम हो गया, मिड डे मील्स इन स्कूल्स, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू द लैंडलेस। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि लेकर आई गई थी और एक तरीके से अबॉलिश की गई थी। अब इनके अबॉलिश करने के बाद, इनको हटाने के बाद एक तरीके से बोला यह गया ये कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे जिससे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आया, बहुत बड़ा चेंज आया सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप रहा है मद्रास लेजिस्लेचर का, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसको थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, डेमोक्रेसी को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ज़्यादा इसमें अभी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। नाउ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, देखते हैं और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। पिक्चर के अंदर चर्चा ये है कि एक बस है जो कि फ्लड वाटर के अंदर फंसी पड़ी है। एक काफ़ी भारी भरकम बारिश हुई जो बिरमा एरिया है उधमपुर के अंदर, वहाँ पर उसकी वजह से आप देख सकते हो क्या सिनेरियो क्रिएट हुआ है, किस प्रकार से यहाँ पे बस ये फंसी हुई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, देखो राज्यसभा के अंदर जो भी आप कह सकते हो अभी के टाइम पर जो भी मानसून सेशन चल रहा है, पहली बात पार्लियामेंट के अंदर, तो उस मानसून सेशन के अंदर तो वहाँ हो क्या रहा है, राज्यसभा के अंदर बहुत सारे जो अपोजिशन वाले लोग हैं वो एक तरीके से बहुत सारे मुद्दे को लेकर बैठे पड़े हैं, बहुत सारे मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनमें से दो मुद्दे काफ़ी प्रमुख हैं। वो दो मुद्दे कौन से हैं, देखो एक है पेगासस स्पाईवेयर के बारे में आपको मालूम होगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो डोंट वरी, आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में भी समझने वाले हैं।
अभी जो पेगासस स्पाईवेयर है बेसिकली जासूसी के लिए इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पे वो है फार्म बिल्स, ठीक है। आपको मालूम होगा 3 फार्म बिल्स लाए गए थे। अब इन दोनों चीज़ों के रिगार्डिंग जो है प्रोटेस्ट हो रहा है कहाँ पर, राज्यसभा के अंदर। इसी प्रकार से लोकसभा के अंदर भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो भी ऑपोजिशन पार्टी है वो इनके मुद्दे उठा रही है, बोल रही है सरकार को पहले इन चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कोविड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, जासूसी कर रही है जर्नलिस्ट की, ठीक है, जासूसी कर रही है बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, ऐसा यहाँ पर बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स का कहना है। ये सारी चीज़ हो गई। अब ये देखो प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी जगह पर और लगातार बहुत सारे बिल्स पास हो रहे हैं। लगातार आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा बहुत सारे बिल्स पास हो गए। इनफैक्ट हम लोगों ने अभी तक जितने बिल्स पास हुए हैं सभी कवर कर लिए हैं। सैटरडे में 2 बिल के बारे में डिस्कशन किया था। सभी बिल के रिगार्डिंग मैं आपको नोट सेंड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे, किस प्रकार से जो है आपको वो लिखना है। अगर यहाँ पर ये आंसर राइटिंग के अंदर आता है तो देखो बहुत मेन चीज़ है, आर्टिकल पढ़ के अगर हम लोग यहाँ पर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं तो खत्म है वो आर्टिकल, फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। उसके बाद मेंस में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, प्रीलिम्स में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है। और इनफैक्ट यहाँ पर मैं बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ कि डेली बेसिस पर आपको दिक्कत ना हो, नोट्स जो है आपको रेडीमेड मिलते रहें। तो सैटरडे में 2 बिल के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, आई होप आपने वो अच्छे से सुना होगा। और क्या था, उन दोनों बिल्स के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो सब टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हाँ, टेलीग्राम की बात आई है तो एक और चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से वो चैनल मिल जाएगा। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बिल्कुल वो भी सब फ्री में है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, देखो हुआ क्या है, मैंने जैसा बताया प्रोटेस्ट चल रहा है अपनी जगह पर और लगातार बिल्स पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर अभी बिल पास हुआ है इनलैंड वेसल बिल, ठीक है। अब देखो इस बिल के रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर मिसिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप जैसा मैंने आपको बताया था सैटरडे में कि होगा क्या, ये बिल पास हो गया, अब ये न्यूज़ में आ गया। अब इस बिल को कवर जो मैं करूँगा वो कल करूँगा विद द फुल डिटेल, ठीक है। मतलब जितनी भी डिटेल होगी इसकी आगे पीछे की क्या है बिल के अंदर, उसके ऊपर जो भी बिल ड्राफ्ट वगैरह मैं डाउनलोड करके उसके ऊपर रिसर्च करके जो भी नोट्स हैं वो सब आपको मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे बिल है, अब आपको ध्यान रखना है इस आर्टिकल के अंदर बिल के बारे में मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये बिल हमारे लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनलैंड वेसल्स बिल। तो आप अभी तक आपको सिर्फ एक छोटा सा ये आइडिया रखना है, इनलैंड वेसल बिल को यहाँ पर पास किया गया इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। उसके बाद एक और बिल पास किया गया है, वो लोकसभा के अंदर एक तरीके से अमेंडमेंट किया गया है, बदलाव किया गया है कहाँ पर, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, और वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है और उन्हीं 2 मुद्दों को लेकर वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अब जैसे कि ये बिल हो गया है फिर इंश्योरेंस एक्ट हो गया, तो इसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन आपको आर्टिकल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे आप लोग इसको रीड करके देख लेना, ठीक है। अब क्या है, इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पूरी चाहिए क्योंकि ये बिल्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। तो ये कल के दिन आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। और इन दोनों में से एक तो एडिटोरियल ही देखने को मिलेगा, ठीक है, एक या फिर दोनों ही एडिटोरियल में आ सकते हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, हम लोग पिछले दिनों से ऑब्जर्व ये कर रहे हैं, कोई बिल पास हो रहा है तो अगले दिन वो एडिटोरियल के अंदर आ रहा है, फिर वो पास हो रहा है, फिर अगले दिन एडिटोरियल के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे उसको पूरा कवरेज मिल जाएगा, डोंट वरी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसे पढ़ने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। इसके अंदर जो बिल के रिगार्डिंग कोई बातें हैं वो यहाँ पर उस बिल के रिगार्डिंग कोई भी बातें इसके अंदर देखने को मिलेंगी नहीं। वही प्रोटेस्ट जारी है, उसके रिगार्डिंग जो है बिल वगैरह पास कर दिया, वो सब देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद आता है वहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है, ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये पिछले मतलब 2-3 हफ्तों से चर्चा में आ चुका है। अभी जो 5 जर्नलिस्ट हैं वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। उन्होंने बोला है कि देखो हमारे ऊपर यहाँ पर ये जासूसी की जा रही है, या फिर ये जो एक तरीके से पेगासस स्पाईवेयर है इसके रिगार्डिंग जो है इसके अगेंस्ट में जो ये 5 जर्नलिस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे जो 5 जर्नलिस्ट हैं, ये 5 जो जर्नलिस्ट हैं ये पहुँचे। इन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है, मुद्दा उठाया है पेगासस स्पाईवेयर का, और बोला यह है कि देखो इसके रिगार्डिंग जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर जो है इस पेगासस स्पाईवेयर का अच्छी तरीके से डील करना चाहिए। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ स्टेप उठाए, साथ ही साथ फॉरेंसिक जांच करवाई जाए, ठीक है, ताकि जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा स्पाईवेयर है इसके रिगार्डिंग स्टेप उठाया जाए। क्योंकि जो पेगासस स्पाईवेयर है ये कहीं ना कहीं बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, जैसे कि राइट टू प्रिवेसी हो गया या फिर राइट टू डिग्निटी हो गया, इन सब का कहीं ना कहीं वॉयलेशन करता हुआ नजर आता है। ये तो 5 जर्नलिस्ट हैं, इनसे पहले ही बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जब भी बैठक बैठ रही है पार्लियामेंट के अंदर तब भी एक तरीके से प्रोटेस्ट जारी है इस स्पाईवेयर के रिगार्डिंग। देखो बहुत सारे लोगों को मालूम है स्पाईवेयर के बारे में, बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं मालूम है। मैं सारी चीज़ें आगे पीछे ही कवर कर रहा हूँ, अगर मालूम है तो 1-2 मिनट वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लेना, थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, पेगासस स्पाईवेयर एग्जैक्टली आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। ये स्पाईवेयर, स्पाइंग का मतलब क्या होता है, जासूसी। तो जासूसी करने के लिए फ़ोन के लिए, ठीक है, एक तरीके से जासूसी करने के लिए आप किसी व्यक्ति के फ़ोन की अगर जासूसी करनी है, ठीक है,
तो क्या होगा, वो एक स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा जिसको नाम दिया गया है पेगासस स्पाईवेयर। अब ये जो स्पाईवेयर एक कौन सी कंट्री ने बनाया है, तो यह है इजरायली कंट्री का, इजराइल का जो एनोसो ग्रुप है इसने इस स्पाईवेयर को बनाया है। पेगासस बेसिकली एक एनिमल है, ठीक है, एक उड़ने वाला घोड़ा आप कह सकते हो, जिसके विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत पहले देखने को मिलते थे, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एनोसो ग्रुप ने इस स्पाईवेयर को बनाया। अब ये स्पाईवेयर एग्जैक्टली क्या है, इससे क्या नुकसान है, देखो नुकसान बहुत ज़्यादा है। ये जो स्पाईवेयर है ये क्या होगा, किसी व्यक्ति के फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और उस फ़ोन के अंदर इंस्टॉल होने के बाद उसके फ़ोन से जितने भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ईमेल्स हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई, या और भी वेरियस इन्फॉर्मेशन हो गई, इनफैक्ट उस व्यक्ति के फ़ोन का माइक ऑन किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति कहीं पर जाकर मीटिंग में बातचीत कर रहा है तो उसके माइक ऑन करके उसकी आवाज़, उसकी बातें सुनी जा सकती हैं। उसके फ़ोन का कैमरा ऑन किया जा सकता है। तो इतना कुछ किया जा सकता है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखनी है, क्या ये इतना ईजी है इंस्टॉल करना। देखो ये पहले इतना ईजी नहीं था। पहले यहाँ पर क्या था, ये पेगासस स्पाईवेयर तभी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होगा जब आप एक लिंक के ऊपर क्लिक करोगे और जो लिंक है वो भेजा जाएगा कि ठीक है, किसी के थ्रू यहाँ पे लिंक भेजा जाएगा, लिंक अगर आपने क्लिक कर लिया तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर ये बहुत खतरनाक हो चुका है। आज के टाइम पर इसको अपडेट कर दिया गया है ज़ीरो क्लिक अटैक की तरफ। ज़ीरो क्लिक अटैक का मतलब यह है, अगर किसी व्यक्ति के फ़ोन में इस पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करना है तो फिर सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर उसका फ़ोन नंबर है तो क्या होगा, अगर फ़ोन नंबर होगा तो फिर हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉल करेंगे और कॉल के माध्यम से जो है वो पेगासस स्पाईवेयर भी उस व्यक्ति के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर वो सारी जो उसकी इन्फॉर्मेशन है या जितने भी कार्य किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब इस स्पाईवेयर के माध्यम से किए जा सकते हैं। ये हो गया पेगासस स्पाईवेयर। नाउ यहाँ पे अभी एक चीज़ ये रह जाती है कि देखो ये जो स्पाईवेयर है, क्या यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, क्या उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखो यहाँ पर क्या है ना, जब ये स्पाईवेयर को लाया जा रहा था तो बोला गया था कि देखो ये फ़ायदे के लिए लाया गया है, जो भी टेररिस्ट वगैरह हैं, आतंकवादी हैं, उनको उनके ऊपर यहाँ पर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस स्पाईवेयर को ख़रीद लिया है, ठीक है। टॉप पर जब भी आप देखोगे तो हमेशा नाम आता है सऊदी अरेबिया क्या बांग्लादेश का। तो इन्होंने जो है इसको ख़रीदा। अब वो कंट्रीज़ जो है अपनी कंट्री के अंदर जो भी जर्नलिस्ट वगैरह है उनकी जासूसी कर रही हैं इस प्रकार का स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर। यही चीज़ इंडिया के अंदर देखने को मिली है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर एक व्यक्ति की स्पाइंग करनी है इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल कर तो लगभग 5 करोड़ रुपए लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अभी हाल ही में आपको मालूम होगा, चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि एक न्यूज़ एजेंसी है द वायर, उसने जो है ये सारी चीज़ें पब्लिश करी। उसने जो है यहाँ पर बोला, बहुत सारे लोगों के नाम दिए, ठीक है, कि इनके ऊपर यहाँ पर इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉप हमारे पीएमओ हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑफिशियल हैं, जो पीएमओ के अंदर आपको बहुत सारे मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे, तो इसके जो टॉप पीएमओ ऑफिशियल हैं इन्होंने क्विट कर दिया है। नाम है इनका अमरजीत सिन्हा। अब यहाँ पर आप कह सकते हो रीज़न क्या होगा इसके पीछे का, रीज़न कुछ भी नहीं बताया गया है कि हाँ इसके पीछे का ये पर्टिकुलर रीज़न है। लेकिन अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ये जो अमरजीत सिन्हा है ये एक एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, ठीक है। इन्होंने रेजिग्नेशन फिलहाल अभी दे दिया है। अभी इनका जो टेन्योर है उसे ख़त्म होने में काफ़ी समय था, 2 साल का टेन्योर था इनका, 7-8 महीने थे, लेकिन 7-8 महीने पहले यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया। उसके बाद यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, 1983 बैच के, बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक तरीके से आप कह सकते हो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हर फील्ड के अंदर। लेकिन देखो ये ऐसे तीसरे ऑफिशियल बन चुके हैं जिन्होंने इस प्रकार से रिज़ाइन किया है। इसके पीछे का रीज़न कोई दिया नहीं है, रेजिग्नेशन के पीछे का रीज़न, ठीक है। और एक तरीके से जो रेजिग्नेशन किया गया है, तो ऐसे ये तीसरे व्यक्ति हैं। इनसे पहले भी यहाँ पर 2 व्यक्ति ने इसी प्रकार से रिज़ाइन किया था पीएमओ ऑफिस के अंदर। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर भी आता है एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें इस बार, अब की बार जो होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके अंदर इंडिया और चाइना को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इंडिया और चाइना को लेकर। पिछले 1-1.5 साल के अंदर इंडिया और जो चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के जो रिलेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। इनफैक्ट आपने आज का थंबनेल देखा होगा, थंबनेल भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेसिस है। अभी हुआ क्या था, देखो अभी हाल ही में 12th राउंड ऑफ कमांडर टॉक हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में। कमांडर टॉक इसलिए हुई थी क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिसएंगेजमेंट है, यानी कि दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो पीछे नहीं हटी थी, स्टैंड ऑफ जारी था। तो वो स्टैंड ऑफ को ख़त्म करने के लिए उन पर्टिकुलर एरियाज से क्या हुआ था, बीच में यहाँ पर मीटिंग हुई थी, ये कॉप्स कमांडर का राउंड टॉक हुआ था। लेकिन हुआ क्या, अब देखो ये जो भी बातचीत हुई है इसका कोई हल निकला नहीं है।
यहाँ पर बोला जा रहा है सैटरडे में ये सारी चीज़ें बातचीत हुई, लेकिन एक तरीके से इस एग्रीमेंट का कोई भी अभी आप कह सकते हो कोई भी इतना सुझाव निकला नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अभी यहाँ पर कौन कौन से एरियाज़ के अंदर स्टैंड ऑफ चला था जहाँ पर ये एग्रीमेंट करने की बातचीत करी जा रही है। तो देखो इसको अच्छे से समझो, मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाता हूँ, मैप के थ्रू चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ऊपर वाला एरिया देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर वाला, तो यहाँ पर आप ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो पेंगोंग त्सो वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ पर पेंगोंग त्सो लेक देखने को मिलेगी, इस वाले एरिया के अंदर और इस वाले एरिया के अंदर तो डिस्प्यूट चला था, ठीक है, यहाँ पर स्टैंड ऑफ जारी था, एक साल तक जो है डिस्प्यूट रहा। और यहाँ पे ही क्या हुआ था, पिछले साल जो 20 जून के आसपास की बात है, हमारे काफ़ी सारे सोल्जर्स जो हैं वहाँ पर शहीद हो चुके थे, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल चुकी थी। लेकिन फिर क्या होता है कि इन वाले एरियाज़ के अंदर डिसएंगेजमेंट हो जाता है। जो फरवरी आती है इस साल की, जो फरवरी निकली है 2021 की, यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो जाता है आपस में एग्रीमेंट करके। जो चाइना की आर्मी है वो पीछे हट जाती है, इंडियन आर्मी भी पीछे हट जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि पेंगोंग त्सो वाले एरिया के अंदर डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे कि गोगरा वाला यहाँ पर आप देख रहे हो, गोगरा वाला रीजन यहाँ पर है, प्लस उसके बाद ये हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है जिसको PP-15 बोला गया है, ठीक है। इस वाले एरिया के अंदर अभी भी यहाँ पर स्टैंड ऑफ जारी है, अभी भी डिस्प्यूट जारी है। उसके बाद गालवान वैली के अंदर क्लैशेस देखने, अच्छा वो जो क्लैशेस थे वो गालवान वैली के अंदर देखने को मिले थे, ठीक है। तो गालवान वैली के अंदर भी चीज़ें जो है डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व हो चुके थे, बट अभी भी जो स्टैंड ऑफ है वो गोगरा और हॉट स्प्रिंग वाले रीजन में देखने को मिल रहा है, इस वाले रीजन में, ठीक है। तो यहीं पर एक तरीके से डिसएंगेजमेंट को लेकर चर्चा हो रही है कि एक प्रकार से एग्रीमेंट हो जाए और उसके बाद जो चाइनीज़ आर्मी वो पीछे हट जाए यहाँ सर, और प्लस जो है इंडियन आर्मी उसको भी हम लोग पीछे कर लें, ठीक है। तो ताकि जो है एक पीस को मेंटेन किया जा सके, शांति वहाँ पे बनाई जा सके, ये एग्जैक्टली यहाँ पर मकसद है। मैंने आपको बता दिया कौन सा एरिया है, उसी को लेकर यहाँ पर चर्चा है। देखो मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन सा वाला रीजन है, हॉट स्प्रिंग और गोगरा वाला रीजन है। इसी को लेकर एग्रीमेंट हो रहा था कि दोनों चाहते हैं कि इसको लेकर डिसएंगेजमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट हो नहीं पाया है। कितनी भी मीटिंग हो चुकी है, इनफैक्ट यहाँ पे हो सकता है कि एक और मीटिंग की इसके अंदर ज़रूरत हो। अभी मैंने आपको PP-15 वाला बताया, PP-15 वाला जो एरिया कौन सा है, ठीक है, वहीं पर ये सारी चीज़ें की चर्चा हो रही है। उसका थोड़ी सी पिछले वाली कहानियाँ बता दी जो कि मैंने आपको एग्जैक्टली छोटे से शब्दों में बता दिया है कि कौन से वाले एरिया के अंदर बहुत पहले से क्लैशेस चल रहे हैं, वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ, वहाँ पर फरवरी के टाइम पर आपस में डिसएंगेजमेंट हो चुका था, लेकिन अब जो है वापस से तो नहीं कह सकते, जो दूसरे एरियाज़ हैं जैसे गोगरा हॉट स्प्रिंग, वहाँ पर ये डिस्प्यूटेड क्रिएट है। अब वहाँ पर हम लोगों की कोशिश ये है कि दोनों के बीच में शांति को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है जो भी प्रिवेंटिव और डिटेंटिव है, ठीक है। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है तो मैं आपको बताऊंगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो भी है एक तरीके से वो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर के लिए, ऐसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है। यानी कि जो भी एक तरीके से एक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव डिटेंशन की तरह काम करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि किसी इंडिविजुअल को एक्यूज़ करना उसके ट्रायल से पहले। अब इसका मतलब क्या है, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिंपल सा मतलब है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द प्रैक्टिस ऑफ incarcerating accused individuals before trial on the assumption that their release would not be in the best interest of society। अब देखो क्या है कि देखो बोला यह जा रहा है कि जो प्रिवेंटिव यानी कि एक तरीके से पहले से हम लोग यहाँ पे सोच कर चल रहे हैं, ठीक है, कि हाँ इससे खतरा हो सकता है। अब मान लो जो भी एक तरीके से एक्यूज्ड इंडिविजुअल है जिसके ऊपर भी यहाँ पर कोई भी इल्ज़ाम लगे हैं किसी भी चीज़ के, तो फिर क्या है उसके ट्रायल से पहले ही यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिल जाती हैं। मतलब ट्रायल अभी हुआ नहीं है, उससे पहले क्या हो गया, उसको एक्यूज़ कर दिया गया, उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो उस प्रकार से यहाँ पर इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब क्या है कि बोला यह जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है बेसिकली पब्लिक डिसऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे मुद्दों पर भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। पब्लिक डिसऑर्डर के अलावा भी यहाँ पर छोटे छोटे जो मुद्दे हैं इनसे यहाँ पर इनके रिगार्डिंग इस्तेमाल होता है। अब इससे क्या होगा, जो एक तरीके से जनरल पब्लिक है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। जनरल पब्लिक के अंदर एक इनसिक्योरिटी सी फीलिंग आएगी कि हाँ यार मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम डायरेक्टली लग सकते हैं। एक तरीके से प्रिवेंशन के तौर पर आप कह सकते हो, मतलब वही कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि मतलब कोई कुछ होने से पहले यहाँ पर शक है तो यहाँ पर ये जो है एक्यूज़ वगैरह कर दिया जाएगा। ट्रायल होने से पहले यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो बोला यह जा रहा है कि देखो पब्लिक और जब डिसऑर्डर होगा तभी यहाँ पर इसका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वहाँ पर भी देखने को मिलता है। बट वहाँ पर जो भी छोटे मोटे मुद्दे पर अगर यहाँ पर ऐसे ही देखने को मिलेगा ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल होगा, तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं जनरल पब्लिक है उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी क्रिएट होगी। प्लस जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है
यह वॉयलेट करेगा आर्टिकल 21 को, प्लस उसके बाद आर्टिकल 22 का भी वॉयलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। देन उसके बाद एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, जो लिबर्टी है किसी भी सिटीज़न की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर लिबर्टी का कहीं ना कहीं जो सिटीज़न के पास लिबर्टी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वॉयलेट होती हुई नजर आएगी अगर इस प्रकार से ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल होगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को लेकर ये चर्चा है। नाउ मैं आपको सिंपल से शब्दों में एक बार और बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना यह है कि जो भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यहाँ पर जो भी स्टेट है वो इसका इस्तेमाल करती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना किसी ट्रायल के, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना भी ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डिसऑर्डर के मुद्दे में करना है, लेकिन आपने बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है बिना ट्रायल के, बहुत सारे एक्यूजेशन वगैरह लगाए गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यह आर्टिकल आपका जीएस पेपर टू आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो एक तरीके से एक्स ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एबॉट, टोनी एबॉट नाम है इनका, तो इंडिया के अंदर ये आ चुके हैं और एक तरीके से इंडिया के अंदर ट्रेड टॉक्स को लेकर बातचीत चल रही है, यानी कि व्यापार को लेकर बातचीत चल रही है भारत के साथ। अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ये व्यापार को लेकर बातचीत है उसको वापस से रीस्टार्ट किया जाए। हमारे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं ये टोनी एबॉट, यहाँ न्यू दिल्ली के अंदर ये आ चुके हैं, मंडे के अंदर लैंड करे हैं। नाउ अब यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ इनकी मीटिंग होने वाली है। आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर ये आए हैं एज अ स्पेशल ट्रेड एनवॉय फॉर इंडिया। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के अलावा भी देखो बहुत सारी बात होने वाली है, प्लस यहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर ज़्यादातर फोकस होने वाला है, क्योंकि ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट रहते थे। जैसे कि अगर हम बात करें कि देखो जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या फिर टैरिफ वगैरह भी देखने को मिलते थे, तो इनके ऊपर चर्चा होगी, प्लस किस प्रकार से जो है दोनों अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं आगे, जो बायलैटरल टाइज हैं उसको किस प्रकार से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर ये चर्चा होने वाली है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। कोशिश ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर से बातचीत होगी, हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इनसे बातचीत होगी, और फिर बातचीत करने के बाद हो सकता है यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व भी हों। आने वाले टाइम पर इस आर्टिकल के रिगार्डिंग हमें बहुत सारे आर्टिकल्स और देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही एक कोशिश की जा रही है, और प्लस उसके बाद चाइना भी एक बहुत बड़ा आ जाता है कि चाइना को भी टैकल करना है इसके एरिया के अंदर, और उसी वजह से जो है दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा सा अपना प्रोग्रेसनेस दिखाना पड़ेगा, प्लस जो है यहाँ पर जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इससे दोनों ही कंट्रीज़ को जो है फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज के टाइम पर जो भी एक तरीके से अनाज वगैरह है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखने को मिल रही है। दिक्कतें क्यों हो रही है, तो मैंने आपको बताया था, चूहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और चूहों की वजह से जो अनाज वगैरह है वो काफ़ी बर्बाद हुआ है, उसकी वजह से आज के टाइम पर काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा भी यहाँ पर जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो वापस से इम्प्रूव हमारे होएँ। ठीक है, जो व्यापार है वो वापस से बढ़े, हम लोग चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी होंगे डेफिनेटली। देन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा आसान शब्दों में आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च करा है एक डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन। कल मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, इस जैसे यहाँ पर आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए इंस्टाग्राम पे कि हाँ इस आर्टिकल को समझ में नहीं आया है, ये आर्टिकल समझ में नहीं आया। तो आपको बताता हूँ ये ई रूपी क्या है एग्जैक्टली, सरकार का क्या बेहतरीन इनिशिएटिव है, इससे यहाँ पर करप्शन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, मतलब करप्शन होगा ही नहीं एक तरीके से। ये क्या है इसको हम लोग आगे समझेंगे, बट उससे पहले बता दूं आप लोगों ने कल इतने मैसेजेस किए हैं, बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए हैं इस चीज़ को लेकर। कल वीडियो नहीं आया था, मैंने लगभग जो है 300 से ज़्यादा मैसेजेस को रिसीव करे होंगे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, कोई भी क्वेरीज होती है आप लोगों को तो आप लोग भी वहाँ पर मुझसे कह सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। तो मतलब सच में देखकर एक फैमिली सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग यहाँ पर चैनल को काफ़ी बड़ा कर चुके हैं, एक फैमिली सा क्रिएट हम लोग कर चुके हैं, और जो है बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं डेली बेसिस पर, जो कि पिछले मतलब जब से हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट किया है तब से जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि देखते हैं। ठीक है, काफ़ी मतलब बातचीत होती है मेरी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा है कि मतलब एक फैमिली सी क्रिएट हो चुकी है पूरी की पूरी, हम लोगों के आपस में सब हैं। तो ऐसी सपोर्ट करते रहना, जिस प्रकार से सपोर्ट आज तक जो है सभी लोगों ने दिखाया है। नाउ यहाँ पे देखो, अब मैं बात करता हूँ इस आर्टिकल के बारे में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, इन्होंने लॉन्च किया है ई रूपी को।
अब यहाँ पे क्या होगा, ई रूपी के अंदर एक तरीके से जो भी एक मतलब कि व्यक्ति है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है तो यहाँ पे मतलब सरकार क्या करेगी, उस पैसों को प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर पैसों की ज़रूरत है तो सरकार प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन किस माध्यम से प्रोवाइड करवाएगी, वो यहाँ पर एक बेहतरीन तरीका है। देखो, वो पैसे प्रोवाइड करवाए जाएंगे QR कोड के थ्रू या फिर SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर के थ्रू। इन दोनों का ही नाम ध्यान रखना, QR कोड है या फिर SMS स्ट्रिंग बेस्ड वाउचर है। ये आर्टिकल लगातार कवरेज में आने वाला है, तो इसके बारे में ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या होगा, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप लोगों को मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर आर्टिकल के अंदर एजुकेशन का दिया हुआ है, उसको एजुकेशन की ट्रीटमेंट चाहिए। एक तरीके से किसी व्यक्ति को एजुकेशन के लिए मान लो कोई प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है, तो उसको एजुकेशन के लिए मान लो कोई स्टेशनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सरकार जो है वो पैसा प्रोवाइड करवा रही है, तो उसको डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा। क्या, ध्यान सुनना, डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा, उसके फ़ोन में एक QR कोड आ जाएगा। अब वो QR कोड क्या होगा, ये जो व्यक्ति है उसको स्टेशनरी का सामान चाहिए, जो भी चाहिए, वो जाएगा स्टेशनरी की दुकान पर जाकर वहाँ से QR कोड ये स्कैन करवाएगा, और स्कैन करवाने के बाद उसको वो सामान मिल जाएगा। मतलब इसके अंदर इसके हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी ज़रूरत है, ये तो मैंने एजुकेशन की बात करी। उसी के साथ हेल्थ की तरफ भी अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो उसके फ़ोन के अंदर QR कोड आ जाएगा, वो जाकर किसी भी फार्मेसी पर जाकर उस QR कोड को स्कैन करवा कर वो जो है वो मेडिसिन ले सकता है, बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें मिलेंगी। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये होगा जो भी स्टेशनरी की शॉप हो गई या फिर जो फार्मेसी हो गई, जो उनको पैसा प्रोवाइड करवाएगा वो सरकार प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, उनको यहाँ पे पैसा सरकार देगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। इससे करप्शन कम होगा, प्लस यहाँ पर जो भी पैसा है उसका गलत यूज़ नहीं होगा। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा भी होता है कि मतलब सरकार किसी काम के लिए पैसा दे रही है और पैसा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि हो क्या रहा है, हमने बहुत सारा पैसा इकोनॉमी के अंदर रिलीज़ किया है। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा दिए हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया है लोगों के अकाउंट के अंदर, उससे इतना हम लोग को फ़ायदा या फिर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेसनेस नहीं देखने को मिली है। अब क्या होगा, डायरेक्टली जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका एक QR कोड आएगा, आपको वही सामान लेना है जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, आपके पास QR कोड आ जाएगा, आप स्कैन करवाओ, उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर आपको फ्री में वो सामान मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ई रूपी के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट लाया गया है ई रूपी का, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और एक बेहतरीन इनिशिएटिव यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चर्चा हो रही है जीका वायरस के बारे में। तो जीका वायरस इंडिया के अंदर और ज़्यादा देखने को मिला है, अभी पिछले टाइम पर हमने केसेस देखे थे। उसके बाद यहाँ पर अब महाराष्ट्र के अंदर जीका वायरस देखने को मिला है, उसी वजह से आर्टिकल चर्चा में है। तो जीका वायरस क्या होता है एग्जैक्टली, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीका वायरस अभी पहली बार केरला के अंदर देखने को मिला था, फिर उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिल चुका है। जीका वायरस एक मच्छर के थ्रू होता है, तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहली बार इसको देखा गया था दुनिया के अंदर, तो युगांडा के अंदर 1947 में सबसे पहली बार यह जीका वायरस पाया गया था। ट्रांसमिशन की बात करें तो किस प्रकार से ये फैलता है, तो जीका वायरस जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है एक मच्छर की वजह से, और उस मच्छर का नाम है एडिस मॉस्किटो। इसके थ्रू यहाँ पर इंसानों में आती है, और फिर आप कह सकते हो अगर कोई प्रेग्नेंट वीमेन है तो उसके जो फोटस या फिर जो बेबी उसके वॉम में बन रहा है, ठीक है, वहाँ तक ये जीका वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। प्लस उसके बाद कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है या फिर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन सब चीज़ों की वजह से ये जीका वायरस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। अब देखो, जो मच्छर जीका वायरस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वही मच्छर जो है डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर भी क्रिएट करता हुआ नजर आता है। जीका वायरस का सिम्टम्स क्या है, बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, हेडेक हो जाएगा, जॉइंट पेन, मसल पेन, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, रैशेस हो जाते हैं। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। उसके बाद क्वेश्चन आपका ये भी आ रहा होगा, क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर एक तरीके से कोई ऐसा सोल्यूशन यहाँ पर बताया गया नहीं है। यहाँ पर अब क्या होगा कि देखो, इससे दिक्कतें और क्रिएट होती हैं, खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट होती हैं जीका वायरस से। क्यों? क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीका वायरस का। एक बीमारी क्रिएट हो जाती है जिसको नाम दिया गया है माइक्रोसेफली। इसमें क्या होता है, जो बच्चे का एक नॉर्मल साइज़ का सर होना चाहिए, तो वो अगर उस बच्चे को यहाँ पर जीका वायरस से इन्फेक्ट है तो उसका नॉर्मल साइज़ का सर नहीं होगा, सर जो है बहुत छोटा साइज़ का होगा, बाकी बॉडी जो है बड़ी सी होगी। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं।
सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं इस जीका वायरस को टैकल करने के लिए या फिर इसी प्रकार के डिजीज़ को टैकल करने के लिए। इनिशिएटिव्स में आप देख सकते हो नाम दिए गए हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम, और उसके बाद नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, देन उसके बाद राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये जो राष्ट्रीय बल स्वास्थ्य कार्यक्रम है ये बेसिकली माइक्रोसेफली के लिए ही चलाया गया, यानी कि जो बच्चों का जो हेड है, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो वो सब ना देखने को मिले उसके लिए यहाँ पे इनिशिएटिव चलाया गया है। तो ये सारे इनिशिएटिव कुछ ना कुछ यहाँ पर हेल्थ को एक तरीके से प्रमोट करता हुआ नज़र आते हैं, और बीमारियों से मतलब बीमारियों को दूर रखने में यहाँ पर ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। आर्टिकल यहाँ पर बोलता है कि जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, तो अशरफ गनी का कहना यह है कि देखो यूएस ने जो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है अफगानिस्तान से, उसी की वजह से आज के टाइम पर ये क्राइसिस बढ़ रहे हैं। वही सेम आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा जो कि महीने भर से हम लोग कवर कर रहे हैं कि यूएस ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया, उसकी वजह से अफगानिस्तान के अंदर क्राइसिस इंक्रीज हो गए। ये कोई अशरफ गनी ने नई बात नहीं बोली है, बहुत सारे जो है प्रेसिडेंट, बहुत सारी कंट्रीज जो है इस चीज़ को ऑलरेडी बता चुकी हैं कि यूएस ने बहुत जल्दी मचा दी है अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने में, और जिस प्रकार से ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया है, इनफैक्ट एक लास्ट डेट भी आने वाली है। ठीक है, तो लास्ट डेट यहाँ पर सितंबर है। अब क्या कह सकते हो कि तब यहाँ पे सारे कंप्लीटली जो है यूएस अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेगा। अगर कंप्लीटली यहाँ पर यूएस विड्रॉ कर लेता है ट्रूप्स को, तो वहाँ पर जो तालिबान का खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। इनफैक्ट हम नहीं चाहते कि तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो आज के टाइम पर क्राइसिस है उसके बारे में समझाया गया है, जो 1 महीने से चल रही हैं चीज़ें वही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एक तरीके से यूएनएससी के अंदर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस मूर्ति साहब, ठीक है, इंडिया के। इन्होंने यहाँ पर मुद्दा ये उठाया, इन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, इंडिया का इंटरनल मैटर है, तो इसमें कोई दूसरी कंट्री या फिर कोई दूसरा यहाँ पर इंसान जो है इसके अंदर दखल अंदाजी ना करे, ऐसा यहाँ पे आपको उनका स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर एक इंटीग्रल इनएलिनेबल पार्ट है इंडिया का। ठीक है, अगर ज़रूरत है यहाँ पर हम लोग को इसके स्टेटस बदलने की भी अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर स्टेटस बदलेंगे। ठीक है, और स्टेटस यहाँ पर बदला भी गया है, इसका आपको मालूम होगा। साल 2019 के अंदर इंडिया आज के टाइम पर एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2021-22 के टेन्योर में। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि नॉन परमानेंट मेंबर है, और एक तरीके से जो है हमारे जो एक तरीके एम्बेसडर साहब हैं त्रिमूर्ति साहब, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि देखो ऑब्वियसली बात है जब मेंबर होने के बाद यहाँ पर हम लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाती हैं, तो यहाँ पर इनका कहना यह है देखो जम्मू कश्मीर का मुद्दा मत उठाओ, जम्मू एंड कश्मीर का जो भी यहाँ पर मैटर है वो एक इंटरनल मैटर है, इंडिया उसको देख लेगा, इंडिया जो है उसको सॉल्व कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन था आर्टिकल 370 को लेकर, तो यहाँ पर इन्होंने एक और बेहतरीन जवाब दिया कि देखो ये जो एब्रोगेशन है आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है, ये भी हमारा खुद का डिसीजन है, ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। ठीक है, इसमें यहाँ पर दूसरी कंट्री को इंटरफेयर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी मैटर है उसको यहाँ पे संभाल लेगा। तो बार बार आपको देखने को मिलेगा, अभी हमने तीनों पैरा पढ़े हैं, तीनों पैरा के अंदर एक चीज़ कॉमन है, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, तो ये तीनों पैरा के अंदर एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर इंडिया का ये स्टेटमेंट है, और इसकी कोई नई बात नहीं है। देखो इस प्रकार के स्टेटमेंट यहाँ पर इंडिया ने बहुत पहले भी बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 12, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो इकोनॉमी का रिलेटेड आर्टिकल बोलता यह है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी हद तक रिकवर हुई है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिकवर हुई है, तो इससे ऑब्वियस ही बात है जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो एक टाइम पर ग्रो होने से बिल्कुल रुक गया था। अगर हम बात करें जून के अंदर बहुत तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, जून के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। नाउ अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी हद तक ग्रो होती हुई नज़र आएगी। पिछले 11 महीनों में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिला है, लेकिन अभी यहाँ पर लास्ट महीने का बोला ये क्या है, काफ़ी हद तक चीज़ें रिकवर हुई हैं। मतलब लास्ट महीने में ओवरऑल एक्सपोर्ट भी इंक्रीज़ हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव हुई है, तो मतलब रिकवरी है वो थोड़ी सी हमारी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी।
ठीक है। अब आने वाले टाइम पर हमारी कोशिश यही है कि हम लोग इकोनॉमी को पूरी तरह से इंप्रूव कर सकें, और ये सारी जो इकोनॉमी ख़राब हुई है उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम ही है, कोविड-19 और लॉकडाउन्स की वजह से। ये एकमात्र रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है, टॉप मोस्ट रीज़न यही आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है। उसके बाद रीजंस और भी हैं, बट यहाँ पर टॉप मोस्ट रीज़न के अंदर यही चीज़ें काउंट होती हुई नजर आएंगी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे जैसे रिवाइव होगा, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, प्लस उसके बाद जो है इकोनॉमी रिवाइवल के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। आने वाले टाइम पर हम लोग इस चीज़ को भी देखने वाले हैं। उसके बाद बिजनेस पेज पर कोई इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा नहीं। देन उसके बाद एट द लास्ट स्पोर्ट्स सेक्शन पे बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको मालूम है टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, वहाँ पर जो इंडियन वुमेन टीम है, एक तरीके से हॉकी टीम, वो पहुंच चुकी है फिर सेमीफाइनल्स के अंदर। अब यहाँ पर जो ये सेमीफाइनल्स हैं ये कंडक्ट होने वाले हैं। देन उसके बाद आप कह सकते हो विमेंस हॉकी टीम के अलावा जो मेंस हॉकी टीम है, ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर कमाल कर रखा है। तो आने वाले टाइम पर हो सकता है हम लोग को दोनों के अंदर मेडल मिल जाएं और इंडिया जो है अब की बार काफ़ी बढ़िया अपनी रैंक जनरेट कर कर आएगा। ठीक है, आज के टाइम पर आप मेरे पास आज के टाइम पर कितने मेडल आ चुके हैं टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, ये ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और वो जो मेडल्स हैं वो कौन कौन से मेडल हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज है, वो क्या क्या हैं और कौन कौन लेकर आया है, ये भी ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आज हम लोगों ने एडिटोरियल का डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, तो आज यहाँ पर एडिटोरियल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। अब आप कहोगे हमेशा ऐसा ही, देखो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, आज इनफैक्ट मैंने रेस्ट ज़्यादा किया है। मैं खुद यहाँ पर कहूँगा कि मैं थोड़ा सा जो है लगभग मैं 3 बजे उठता था, आज मैं थोड़ा सा 4 बजे उठाऊँ। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है मैंने यहाँ पर एडिटोरियल्स के ऊपर इतना फोकस किया नहीं आज, क्योंकि एडिटोरियल्स जो है देखो डिस्कस करना ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने जैसा कि हमेशा बोला है। लेकिन यहाँ पर अपने तरीके से हम लोग कुछ अलग वे में डिस्कस करते हैं, नोट्स के थ्रू डिस्कस करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करते हैं। किस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है वो सब रेडी करके मैं देता हूँ, रेडीमेड नोट्स मिलते हैं आपको। तो क्या है कि एडिटोरियल सेक्शन ऐसा नहीं है कि हम लोग कवर करेंगे ही नहीं। देखो यहाँ पर मैंने ये सोचा कि जो हमारे कल वाले एडिटोरियल्स है वो भी रह चुके हैं। ठीक है, कल वाला हमारा आर्टिकल पूरा का पूरा न्यूज़पेपर का रह चुका है। तो जो कल वाले एडिटोरियल है वो बहुत ज़बरदस्त आए थे आर्टिकल, मुझे याद है ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर आया है, उसके बाद एक एल्यूजिव मेडल का था, उसके बाद एक आर्टिकल और था। ठीक है, मतलब उसको रिगार्डिंग जो है वो सारे जो भी नोट्स वगैरह होंगे या कल वाले एडिटोरियल होंगे उसका भी डिस्कशन होगा। तो कल वाले एडिटोरियल प्लस आज वाले एडिटोरियल, मतलब 2 अगस्त का एडिटोरियल प्लस 3 अगस्त का एडिटोरियल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में एक ही वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर आज के एडिटोरियल को स्किप किया है, वरना यहाँ पर इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल वाले ध्यान से सुनना फिर से, कल वाले एडिटोरियल प्लस आज वाले एडिटोरियल, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर डिस्कशन होगा। दोनों को मिलाकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आज दोपहर नहीं तो शाम तक उसको अपलोड कर दूंगा। सो डोंट वरी, आर्टिकल आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। और कल से आपका डेली करंट अफेयर वाला वीडियो भी कंटिन्यू रहने वाला है। थोड़ा सा रेस्ट लिया है, थोड़ी सी एनर्जी वापस से आ चुकी है। तो यहाँ आपको भी ध्यान रखना है। एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया कि देखो अगर यहाँ पर स्लीप साइकिल आप लोग कुछ ऐसा, मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हाँ इतना कम कैसे सोते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मालूम था, इसके बारे में मैंने पहले काफ़ी बार बता रखा है। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक लिमिटेड वे में, इतना भी एकदम से ड्रॉप डाउन नहीं कर देना है। ड्रॉप डाउन करने के बाद जो है काफ़ी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं, मैंने फेस कर ली हैं। ठीक है, तो मतलब कंट्रोल में रखना है चीज़ों को, मतलब ऐसा नहीं है कि सोना नहीं है तो संडे हो गया फिर हफ्ते में एक दिन हो गया जिसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा सोना है। ठीक है, क्योंकि स्लीप भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।